मैम ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। नहीं, ऑटोमेटिक सबमिट तो होने का आजकल ये टेस्ट वगैरह जो ले रहे हैं ना, इनका सिस्टम ये है कि ऑटोमेटिक सबमिट होगा, पर तुमने करा था कि नहीं एमसीक्यूज? मैम कल तो मैम टाइम से पहले वो सबमिट हो गया, तो मैम 5 मेरे छूट गए। 5 ये क्वेश्चन सब छूट मेरे गए? भी 3 छूट गए। क्या यस बात मैम। कर रहे हो? तो ये पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था, टीचर ने दिया नहीं था कि ऐसे ऐसे हो सकता है? नो मैम। अरे एटलीस्ट थोड़ा मैम उसका आइडिया। लास्ट टाइम 9:25 था, वो 9:20 पे बंद हो गया। हाँ, नहीं उनका होता है कुछ टाइम के बाद तो अपने आप सबमिट होता है, बट थोड़ा बता देना चाहिए ना, बच्चा जल्दी पेपर दो, आपका जल्दी सबमिट होने का चांसेस है, तो बच्चा फिर अकॉर्डिंग सोचेगा। ओ माय गॉड। मैम 9:25 को था एंड टाइम, पर मेरा तो 9:20 को ही खत्म हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया। यस मैम। अच्छा, तो छूट गया क्वेश्चन? यस मैम, मेरे 5 मेरा छूट 3 गए। छूटा है। ओ माय गॉड। अच्छा, तो 5 क्वेश्चन का मतलब है 5 मार्क्स? यस मैम। और टोटल कितने का है? 30 का? यस मैम। ओके, ये तो फिर क्या कह सकते हैं इसको, है ना? आ रहा था वो 5 क्वेश्चन जो छूट गया, वो आ रहा था? यस मैम, हो जाते हैं मैम वो, बट वो छूट ही गए मेरे। ओहो। और बाकी सारे जितने करा है वो सही है ना? मैम सब में सारे तो सही है, बट कुछ क्वेश्चन में डाउट है। डाउट है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अच्छा वो तो आप मुझे भेज भी नहीं पाओगे ना, आपके पास ही नहीं होगा वो तो, है ना? नो मैम, मेरे पास है मैम, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे। ये बहुत अच्छा है बच्चे, आप स्कूल वाले, आप जो भी बाकी बच्चे भी, अगर आप स्कूल का पेपर देते हो और एमसीक्यू आता है तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो। चलो कोई बात नहीं, रिटर्न वाला अच्छा गया, रिटर्न ठीक ठाक गया है? यस मैम, जितना आता था मैम उन्होंने कर दिया अपना। कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, Yes, इतना ma'am. सिलेबस, मतलब पूरा एंटायर फर्स्ट टर्म का सिलेबस दे रहे हैं, रिडॉक्सा, हाइड्रोजन है, जीओसी है, बच्चा कहाँ से इतना करेगा एक साथ, है ना? तो कोई बात नहीं। मैम एमसीक्यू में तो मोस्टली क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से थे। यस ये तो मैम, आपको सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक से दे दिए। ये तो आपको जो ही पता होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको टीचर देने वाले थे, है ना? मैंने तो केमिकल मैम बॉन्डिंग वेटेज तो बताया नहीं था हमें। हाँ हाँ हाँ, भाई देखो, आपकी गलती तो है नहीं, टीचर ने कुछ भी नहीं बताया, सारे सिलेबस पढ़ा दिया, सारे चैप्टर्स दे दिया, ठीक है? मैंने इसीलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग 10 करा दिया था, एमओटी तक पूरा पढ़ा दिया, खत्म कर दिया केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें से गलती तो नहीं हुई थी, केमिकल बॉन्डिंग से हो गया था ना? नो मैम, वो तो हो गए थे सारे। ठीक है, वेरी गुड। बस जितना हमने करा है, हमने इतना मेहनत करा है, हमें उसका रिजल्ट मिला है, बाकी तो हमने पढ़ा भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा आज मैं आपको थोड़ा लेके चलूंगी, वही पीरियडिक क्लासिफिकेशन से हमारा अभी चल रहा है। अभी स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा एक्सेप्शन मैं आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे उनको पता नहीं चलता है, तो मैं थोड़ा आज आपको लिखवाऊंगी क्वेश्चन ना। अभिषेक, आद्या, अंकित, अनुशल, कुसुम, ललित, मल्हार, महत्व, नित्या, रिया, सायंतन, शर्मिष्ठा, शुभम एंड तिया। महत्व बेटा कैसा है अभी तबीयत, कैसी है अभी तबीयत? मैम अब बेटर है। बेटर है, बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो गई? यस ज्यादा मैम, खराब वो हो गई? प्लेटलेट बिल्कुल काउंट ना, कम हो गया था। प्लेटलेट कम हो गया, अभी खान पान पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है? ओके मैम। वैसे भी डॉक्टर ने कहा ही होगा अभी कि बिल्कुल घर का खाना खाना है, फ्रेश गरम खाना है, क्योंकि अभी जो मौसम भी चल रहा है, खराब चल रहा है, ये इन्फेक्शियस मौसम है पूरा ही जो है, बारिश वाला। यस तो मैम। बहुत केयरफुल सारे बच्चे, क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो स्टडी फिर मुश्किल में पड़ जाती है ना, पढ़ाई खराब हो जाती है, ठीक है? सो बहुत केयरफुल रह के अपना हेल्थ को अभी रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अब आपको मैं सीधा चलती हूँ, आपको एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने कल पढ़ाया था, ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ भी आपको याद होगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो वाला जो
कल आपको जब मैंने लिथियम का जो ग्रुप, ये थोड़ा मैं आपको बना के दिखा दूँ, ठीक है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे शेप बनाने बस लिखना है। यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नियॉन है। बस आप मुझे इतना बताओ कि ये पूरा लास्ट तक विजिबल है कि नहीं? बस इतना बताओ मुझे आप, एक, हो रहा है है ना? मैम, विजिबल है। अच्छा, ये है मेरा, वैसे अगर देखें तो ये सेकंड पीरियड है ना, और लिथियम के नीचे जब आएगा तो ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और सीजियम तक लेते हैं। फ्रांशियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, मैं सबको पढ़ाऊंगी। तो ये मेरा आता है, ये कौन सा ग्रुप है? ये फर्स्ट ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है मुझे कौन बताएगा? इमीडिएटली पीरियडिक टेबल देखो और आप मुझे बताओ बोर्ड कौन से ग्रुप से फॉलो होता है। 13 ग्रुप से। फर्स्ट और सेकंड इस तरफ रहते हैं, एस ब्लॉक, ये दोनों एस ब्लॉक आ गए। बाकी के सारे जो है वो पी ब्लॉक है। 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट वाला 18 ग्रुप से पढ़ो। तो मैंने आपको क्या करा है बेसिकली, ये सेकंड पीरियड जो है ना, सेकंड पीरियड जो है उसके एलिमेंट्स मैंने लिखवा दिया है, जहां पे कि लिथियम बेरिलियम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है और बाकी जो है वो 13 से लेके 18 ग्रुप तक रहते हैं। आप अपने सामने पीरियडिक टेबल भी रख सकते हो। दूसरा ये है फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, तो सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, सॉरी ये आपको कौन सा पीरियड आएगा? ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। तो सिक्स्थ पीरियड में ये सीजियम में आ जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं कि एटॉमिक रेडियस। आज थोड़ा सा आप ना, उस दिन आपको मैंने क्या करा था, समझा दिया था, ग्राफ भी कर दिया था, सब कुछ ठीक है। थोड़ा एक्सेप्शंस को लिख लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या आता है। क्वेश्चंस जब आता है तो रीजनिंग क्वेश्चंस एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं, नॉर्मल पूछा नहीं जाता है। नॉर्मल वेरिएशन तो आपको पता होता है कि रेडियस क्या होगा। एटॉमिक रेडियस की अगर बात चल रही है तो आप मुझे बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चे, थोड़ी लिख बता देते हैं। The distance between the center of the atom to the outermost electron. हाँ, और ग्रुप में बढ़ता है, यही होता है। फ्रेंड एक बार चेक करो। यस मैम। Yes, ma'am. पीरियड में घटता है, पीरियड में घटेगा, मतलब ये जितना होगा ये थोड़ा और कम हो जाएगा रेडियस, और कम और कम और कम और कम और कम, फिर अचानक से बढ़ेगा। बताया था पहले घटेगा और फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन में अचानक से एक शार्प इंक्रीज, एक्सेप्शन रहेगी नियॉन में। एक्सेप्शनल केसेस है बिकॉज नियॉन इज अ नोबल गैस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो क्या होता है, बढ़ जाता है अचानक से रेडियस। मतलब पीरियड में घटेगा, एक्सेप्शन आएगा नियॉन पे जाके। जब भी मैं ग्रुप 17 से ग्रुप 18 में जाऊंगी, जब भी मैं ग्रुप 17 से 18 में जाऊंगी, देयर इज अ हाई जंप इन रेडियस ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ये रीजनिंग आप दे सकते हो। जब ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में खाली बढ़ता है, ऑटोमेटिक है, बढ़ेगा। शेल नीचे की तरफ शेल बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया था मैंने, ग्राफ वगैरह आपको इसका ड्रॉ करा दिया था, इस तरीके से ग्राफ होता है, ये भी हमने कर लिया है ना। ग्राफ कैसा होता है, एटॉमिक रेडियस का अगर मैं ग्राफ लूं तो मेरा क्या होता है, पहले घटता है, ऐसे याद करो, आपको ऐसे मैंने करवाया था, थोड़ा सा ऐसे करके फिर हाई जंप था, याद करो। ये ग्राफ आपको बताया था, लिथियम है, बाकी सारा यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन स्लाइडली दिखता है, फिर ये फ्लोरीन फिर घटता है और अचानक से एक हाई जंप होता है नियॉन तक। ये ग्राफ बनाया था एंड दिस इज माय रेडियस, डन है ना, ये हमने कर लिया है। और इसका कैसा होता था, बाकी जो है ये इसका जो ग्राफ है, बाकी ये सीधा बढ़ेगा ना, तो बढ़ता तो है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता है, थोड़ा सा ऊपर चलते चलते थोड़ा सा इसका स्लोप जो है इस तरीके से बैंड होता है ना, ठीक है। इसका स्लोप जो है थोड़ा सा घटा हुआ मिलता है, यहाँ पे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा हल्के से बढ़ता, ज्यादा नहीं बढ़ता है। ये किसका है, ये एटॉमिक नंबर और रेडियस का है। एटॉमिक रेडियस का है कहाँ पे, ये ग्रुप में है।
और यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस में क्या आता है, पहले हम एक्सेप्शंस लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस एक्सेप्शन से आएंगे। क्या लिखोगे आप एक्सेप्शंस में? ये वाले को एक्सेप्शन में ज्यादा क्वेश्चंस दिया नहीं जाता, ये तो मैंने आपको बता दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो ये वाले को ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस मान के क्वेश्चंस नहीं आया है कभी बोर्ड के एग्जाम में या फिर आपके सीबीएसई में, तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शंस में क्या आएगा? सबसे पहले एक्सेप्शंस ये है कि जब डी और एफ ब्लॉक का एंट्री होता है तो क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये एक्सेप्शन आता है। ये क्या होगा? एक्चुअली ये टॉपिक क्या है ना, ये होने को कुछ भी नहीं है, थियोरेटिकल है ये चैप्टर छोटा से ज्यादा, बट इसके अंदर क्या है ना कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। एक्सेप्शन वगैरह है ना वो बच्चों को बिल्कुल समझाना पड़ जाता है, ठीक है। बाकी रटने वाला थ्योरी वाला तो रट के भी लिख दोगे। क्या होता है? सबसे पहली बात है जब डी और एफ ब्लॉक का एंट्री होती है, एफ ब्लॉक की एंट्री होती है, दैट मींस अगर मैं आपको बताऊं तो 4 पोटेशियम ऑनवर्ड्स मेरा डी ब्लॉक का आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर फाइनली जब मैं सीजियम में पहुंचती हूँ तो उसके बाद एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो ट्रेंड है, ये जो घटने वाला जो ट्रेंड है या ये बढ़ने वाला या जो घटने वाला ट्रेंड है, ये वैसे तो ठीक है, वेरिएशन बहुत अच्छा है। बाकी ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये वेरिएशंस इरेगुलर होता है। सो राइट डाउन फॉर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the variation in atomic radius is irregular due to what? क्वेश्चन आएगा कि इनर ट्रांजिशन में इरेगुलर वेरिएशंस मिलते हैं, why? क्या लिखोगे? ड्यू टू, सिंपली आगे से ड्यू टू मैम लेफ्ट साइड का थोड़ा दिख नहीं रहा। यस मैम, लेफ्ट साइड दिख नहीं रही है। एक देखना, यस मैम ठीक है। सही है। due to poor shielding effect of D and F electrons. सिंपली यही रीजनिंग दे के आना है। जब भी ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन की बात चलेगी तो आपको रीजनिंग क्या देनी है? ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट आपको मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है पढ़ाया था, ठीक है। ये ऐसा एक इफेक्ट है जिससे कि न्यूक्लियस का पूरा चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाता है, बीच में से बाकी इलेक्ट्रॉन शील्ड करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, मतलब अच्छे से, क्योंकि इनका डिस्टॉर्टेड शेप होता है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे वेरिएशन जो है ना इरेगुलर दिखता है। अच्छा, ये पहला एक्सेप्शन है। सेकंड क्या आएगा? When I move from group 17 to group 18, there is a sharp increase in radius. जब 17 से 18 में जाएंगे, there is a sharp increase in radius. क्या लिखोगे? This is due मैम to, आप मैम पहला वाला एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ये वाला ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या है? पहले तो बड़ा अच्छा खासा ट्रेंड दिखेगा, यहाँ पे अच्छा से बढ़ेगा, फिर यहाँ पे घटेगा, ये भी ट्रेंड ठीक है। जैसे मैं पोटेशियम में आऊंगी ना, फिर 3D स्टार्ट होता है, 3D 4D 5D आ जाएगा, फिर सीजियम में आऊंगी तो 4F 5F
तो 4f और 5f इलेक्ट्रॉन्स या d इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही आना स्टार्ट हो जाता है, इनका पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वेरिएशंस, जो रेगुलर वेरिएशंस होने चाहिए, थोड़ा डिस्टॉर्टेड वेरिएशंस होता है, मतलब कभी भी बढ़ जाएगा, कभी भी घट जाएगा, तो उसे कहते हैं इरेगुलर वेरिएशंस, एक प्रॉपर ट्रेंड में नहीं चलेगा फिर। और वो क्यों होता है? ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट। ये पोर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो फिर हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि किसका शील्डिंग इफेक्ट बेटर होता है। वैसे शील्डिंग इफेक्ट अगर पूछा जाए तो किसका सबसे बेटर होता है? एस का सबसे बेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होता है, एस सबशेल का। उसके बाद पी, उसके बाद डी और एफ जो होते हैं वो पुअर शील्डिंग दिखाते हैं, पुअरली शील्ड करते हैं। क्लियर है शर्मिष्ठा? और ये एक ऐसा कीवर्ड है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जो कि कहां तक काम आएगा आपको? क्लास 12 बोर्ड तक काम आएगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ तो और ज्यादा आएगा जब आप क्लास 12 में जाओगे। क्लियर है? So when we move from group 17 to group 18, there is a sharp increase in radius. This is due to stable configuration of noble gas. Stable configuration of noble gas, group 18, and inter-electronic repulsion. तो ये इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, 4 कंट्रीज है। हाँ यस बेटा बोलो। मैं वो शार्प इंक्रीज लिखा हुआ है वहाँ पे। शार्प इंक्रीज, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? रीजनिंग का कीवर्ड है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लिख के आओगे पक्का 100% तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या होता है, मान लो नियॉन है, नियॉन में क्या है ना, अंदर के शेल तो भरेगा और बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पूरे 8। आपको पता है नियॉन का मतलब क्या है? नियॉन का मतलब 2s2 2p6 होता है। यू नो दिस 2s2 2p6 होता है नियॉन का। तो 2s2 2p6 का मतलब पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। तो बिकॉज ये स्टेबल हो चुका है और 8 इलेक्ट्रॉन एक शेल में ऑक्युपाई हो चुके हैं, तो होगा क्या, इनके बीच रिपल्शन चलेगा। और जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो साइज अचानक से बढ़ जाता है। इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ नोबल गैस के, जो कि रेडियस के लिए रिस्पांसिबिलिटी लेता है। ठीक है मैम, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी आपस में रिपल्शन होएगा? हाँ होगा ना इलेक्ट्रॉन। चलो तो एक सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर अच्छा खासा मान लो आउटर शेल में 5 होंगे तो उनके बीच स्पेस बड़ा अच्छा रहेगा, राइट? या 4 होंगे तो ये उतना ज्यादा रिपेल करेंगे, या बाहर 8 होंगे तो ज्यादा रिपेल करेंगे? 8 ज्यादा रिपेल करेंगे ना, ज्यादा रिपल्शन होगा। तो इसीलिए नोबल गैस में बिल्कुल कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिल्कुल 8 रहते हैं, तो वो रिपल्शन में ज्यादा आई मीन कंफर्टेबल रिपल्शन दिखाते हैं, साइज पे ग्रो हो जाता है। ठीक है अच्छा, तो ये है एक्सेप्शनल केस हो गया एटॉमिक रेडियस का। ये आपको मैंने कल लिखवाया नहीं था, आज मैंने लिखवा दिया। इसमें कौन सा कीवर्ड चाहिए? सीधे चलते हैं आयनाइजेशन एंटिटी का। भी आपको कल पढ़ा तो चुकी हूँ मैं, पर मुझे कुछ लिखवाना है, वो लिख लेते हैं। कल मैं सुबह क्लास रखूंगी, कल संडे है, ठीक है, और कल सुबह ये चैप्टर खत्म होगा, और कल शाम को आपका टेस्ट होता है। आपको पता है 6 to 7 टेस्ट होता है। 10 to 11 टेस्ट है। यस बेटा बोलो। हम सुबह टेस्ट है हमारा। कल मैम सुबह टेस्ट है मैथ्स में। हाँ ठीक है, कितने बजे है बताओ? 10 से 10 to 11 होगा। ठीक है, फिर हम 11 o'clock के बाद रखेंगे। ओके मैम। ऑफलाइन टेस्ट है या ऑनलाइन टेस्ट है? ऑफलाइन है मैम। ऑफलाइन है मैम। ऑफलाइन। तो आप हाँ ठीक है, थोड़ा आने जाने में तो बाकी मुझे बता देना बच्चे कि आप सब 12 बजे के आसपास फ्री हो क्या? अगर 12 बजे सारे बच्चे फ्री हो तो मैं कल रखवा देती हूँ, ये चैप्टर खत्म करा देती हूँ। अब ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है मैम हम्म मैम आप सेकंड पॉइंट समझा दोगे? ये वाला यस मैम। नहीं, ये यहाँ पे बताया गया है
कि ये रेडियस घटता है घटता है घटता है घटता है घटता है, यहाँ तक घटेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इरेगुलरिटीज दिखेगी, यहाँ पे जो मैंने बताया नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में थोड़ा सा दिखेगा ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये भी रीजन अगर आपको कोई पूछ लिया लिखोगे ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। रेडियस की बात करें घटा 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 फिर यहाँ पे अचानक 17 से 18 में ये बढ़ता है। शार्प क्यों बढ़ता है? क्योंकि नोबल गैस क्या होता है, कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है। बाहर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में पूरे कंप्लीट, क्योंकि एक शेल का जो लिमिट होता है मोस्टली सारे नोबल गैसेस में बाहर 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। NH2 NP6 होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो जब रहते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चलता है। तो रिपल्शन जब चलेगा तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो साइज है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन चला तो क्या हो जाएगा, साइज लार्जर साइज का हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, रिपल्शन से बढ़ जाएगा। एक दूसरे को सब रिपेल करने लग जाएंगे, एक दूसरे को सब रिपेल करने लग जाएंगे, इसका मतलब है साइज लार्जर साइज का हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि जब हम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है अचानक, ठीक है। अच्छा, मैं देखती हूँ आज कितना होगा, और कल मैं ये सोच रही हूँ, कल थोड़ा बहुत इसमें है, तो डायगोनल रिलेशनशिप बाकी है मेरा, और एनोमलस प्रॉपर्टीज बाकी है, 2-3 पॉइंट जो है वो मुझे बताना है। और मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रन करवा दूंगी क्लास में, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी डिस्कशन का होगा मैम? हाँ, मैं सोच रही हूँ अगर हो गया तो मैं देखती हूँ आज कितना होगा, आज कितना होगा मैं देखती हूँ। सारा कर लेंगे ना, पिनाकल की बुक में तो बहुत क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा थोड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिर्फ कॉल्स वगैरह ना आते ही रहते हैं, आजकल का जमाना ही इस तरीके का कॉल आएगा, आप सोचोगे क्या कॉल है, इंपॉर्टेंट कॉल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डेल्टा एच आई, आपको ये बताया गया था कि इसका पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है, और ग्रुप में क्या होता है, पता है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में बढ़ता है और ग्रुप में घटता है। एंड व्हाट डू आयनाइजेशन एंथैल्पी कल बताया था मैंने, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये कल मैंने आपको करवा दिया था, इस ग्राफ पे हम बना चुके हैं। थोड़ा आपको मैं ये बताती हूँ अभी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग होते हैं, और ये पूछा जाता है कि कौन सा आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्जर अमाउंट का है, ठीक है। वैसे आपको मैं बताती हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक एटम है, कोई भी एक एटम, कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो, एटम ले लो, गैसियस फॉर्म में रहेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, गैसियस स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम कहा जाता है, ठीक है। इसमें जब मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी देती हूँ, मतलब हीट जब सप्लाई करती हूँ, तो ये टूटता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। जब कोई भी एटम एलिमेंट में मैं हीट दूंगी या उसे गर्म करूंगी या उसे हीट करूंगी, हीट सप्लाई करूंगी, इसका मतलब है डेल्टा एच आई जो है, ये आयनाइजेशन में मुझे यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी हीट, तब ये टूटेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। सो दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम कौन कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, एटसेट्रा 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 जो भी आपको दिया, ये सारी यूनिट है बेसिकली से पर मोल में ज्यादातर ली जाती है। कई बार एटम के फॉर्म में भी लिया जाता है, जूल पर एटम, किलो जूल पर एटम, किलो कैलोरी पर एटम, एटम में भी लिया जाता है, बट मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं वो मोलर कैलकुलेशंस होते हैं, तो मोल के टर्म्स में उसे लिए जाते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंथैल्पी। ओके, नाउ आपको थोड़ा बहुत ये तो पता है कि 1 कैलोरी इज हाउ मेनी जूल, ये तो पता है ना, 4.2 जूल। 4.2 joules. 4.2 जूल
एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? 1.6 1.6 10 to the power 19. minus 90 joules. बस आपको जो जहां पे चाहिए कन्वर्जन भी आप कर सकते हो। पर एंथैल्पी से अगर आपको क्वेश्चन आएगा आयनिक एंथैल्पी से तो सीबीएसई में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम चलते हैं एक एलिमेंट है जिसमें मैंने पहला एंथैल्पी डाल दिया, कुछ हीट मैंने सप्लाई करा, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी डालना है, पहला इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला? एक इलेक्ट्रॉन निकाला। दिस द टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो पहला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया। अब ये हो गया कैटायन, ये तो पेरेंट है ना, ये पेरेंट आइटम नहीं है, इजंट इट? Yes, ma'am. अब ये क्या हो गया? कैटायन हो गया, पेरेंट आइटम का कैटायन बन गया। तो यहाँ पे मैंने जो एनर्जी दिया उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है। अब मान लो मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से निकालूंगी ना, एक तो यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा ये यहाँ से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे मुझे फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसे कहते हैं सेकंड एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। ये क्या बनेगा? X2 plus electron, isn't it चक्कर लगवा? Yes, ma'am. अच्छा, अब अभी मुझे बताओ फर्स्ट का अमाउंट ज्यादा होगा या सेकंड एंथैल्पी ज्यादा लार्जर वैल्यू का होगा? किसमें ज्यादा एनर्जी Second. चाहिए? ऑब्वियसली सेकंड में Second में चाहिए, चाहिए. 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज निकालना। आप एक न्यूट्रल से निकालोगे और एक कैटायन से फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो मुश्किल कैटायन में होगी ना। Cation वाला होगा. ऑलरेडी पॉजिटिव, यस ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ले चुका है, अब आप इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये अलाउ करेगा? No, ma'am. नहीं करेगा। तो अलाउ अगर नहीं करेगा तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू है ये फर्स्ट एंथैल्पी से लार्जर वैल्यू का है। क्लियर है? और फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, अब उसका हल क्या होगा? उसमें तो और एनर्जी चाहिए मुझे देने, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी। एवरीवन क्लियर विथ? नित्या क्लियर हो कि नहीं हो? मैम ये सेकंड सारे केस में ये पहले से चार्ज है, मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म में। हाँ बोलो बेटे। मैम जो सेकंड केस बताया आपने उसमें मैम एटम जो है पहले से आयोनाइज्ड है। ये इसी से निकालोगे ना, ये क्या आपको ऐसा थोड़ी होता है, हम सब बारी बारी से निकालते हैं, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। मैम एक और बार समझा दो। एक एटम है न्यूट्रल एटम, एक्चुअली व्हाट डू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी भी एटम में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सबसे पहले न्यूट्रल एटम है, इसमें मैंने कुछ अप्लाई करा एनर्जी, तो हीट करते ही क्या हुआ? बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये हो गया कैटायन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने पर कैटायन बनते हैं, तो ये हो गया कैटायन और फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब मुझे और एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ से मुझे और एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैं क्या करूंगी? यहाँ से मुझे और एक अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मुझे फिर इसको लेना पड़ेगा, फिर इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर ये क्या करेगा? फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा। अब ये डबल कैटायन हो गया। देखो ये कैटायन 2+ चार्ज में आ चुका है, पहले Yes, ma'am, कैटायन था, समझ फिर गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल आ गया, ये सेकंड आ गया। अब Yes, मुझे ma'am, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज मैं एक कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ। डन? इसका मतलब क्या है कि पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी कम अमाउंट का होता है या उसका वैल्यू कम होता है, धीरे धीरे एंथैल्पी का वैल्यूज बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता है? क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट? दैट मीन्स आप क्या लिखोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड is always greater than ionization enthalpy of second is always greater than ionization enthalpy of first। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर है कि नहीं? डन है? यस मैम। तो हमेशा ध्यान रहे, पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए थोड़ा कम एनर्जी देनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे एनर्जी, अगर और इलेक्ट्रॉन निकालने तो एनर्जी बढ़ती
तो इसके ऊपर भी मोस्टली क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, फिर भी आपको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप सीबीएसई बच्चों को भी ये क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो यहाँ तक ये मेरा हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं एक्सेप्शंस में, चलते हैं क्या होता है। एक्सेप्शंस में चलने से पहले आपको मैंने क्या कहा, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। बट यहाँ पे आपको मैंने एक्सेप्शन से भी बताया था कि बेरिलियम तक बेरिलियम यहाँ पे ये बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बोरोन में थोड़ा सा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा नाइट्रोजन तक, फिर ऑक्सीजन में थोड़ा सा फिर घटेगा। क्यों घटता है? क्योंकि एक मिनट, हाँ कॉल आ गया था। बेरिलियम का फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 का, दोनों ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे आते हो तो फिर घटता है थोड़ा सा, आपको मैंने ग्राफ। अब उसके बाद हम एक्सेप्शन लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये लिथियम है, ये आपका बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये फिर थोड़ा सा घटेगा यहाँ पे, फिर ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन। कहाँ पे घटता है? पहले बढ़ता है, फिर थोड़ा सा घटता है, बेरिलियम से बोरॉन जाते टाइम थोड़ा सा घटता है। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे है? फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अच्छे से बढ़ेगा नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते टाइम फिर थोड़ा सा घट जाएगा, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, और उसके बाद सीधा बढ़ेगा। अब ये क्यों होता है पूछा जाता है, ये क्यों होता है? तो ये 1s2 2s2 है, और ये क्या है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है और यहाँ पे हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, और सबका अलग, उनका अलग अलग स्टेबिलिटी लेवल होता है। आपको हमेशा पता है कि फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो ये बहुत स्टेबल होगा और कम स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हाफ फिल्ड चुका है ये। दिस इज द रीजन कि मुझे ये थोड़ा डाइवर्जन यहाँ पे या फिर थोड़ा इरेगुलरिटीज यहाँ पे थोड़े थोड़े हल्के से मुझे मिलते हैं। ठीक है, से ग्राफ हमने बनाया था, दूसरे के ग्राफ हमने इस तरीके से बनाया था। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम। ये किसका ग्राफ है? ग्रुप वाली ग्राफ, ये ग्रुप वाली ग्राफ है। और ये पीरियड का है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा अब इसका एक्सेप्शनल क्वेश्चन लिखो। पहला एक्सेप्शन क्या होता है? देखो वही आएगा कि ट्रांजिशन नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं दे शो इरेगुलर वेरिएशंस ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। लिख पाओगे ना? सेम थिंग। आप अच्छा आपने कहाँ पे लिखा है? वो एटॉमिक रेडियस का जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था उसको एक बार पढ़ना। एटॉमिक रेडियस का फर्स्ट एक्सेप्शंस लिखा था डी और For एफ ब्लॉक पुअर transition and शील्डिंग inner इफेक्ट। transition elements, the variation in atomic बहुत radius is अच्छा। irregular due to हाँ poor shielding एक effect of. मिनट, डी एंड एफ ऑर्बिटल, वहां पे Yes, देखो ma'am. लिखा है द वेरिएशंस इन एटॉमिक रेडियस, लिखा है ना? Yes, ma'am. बस आपको एटॉमिक रेडियस नहीं लिखना है, द वेरिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखना है, बाकी सारा सेम हो जाएगा। क्लियर है? लिख Yes, दोगे? ma'am. लिख दोगे? Yes, ma'am. मैम इरेगुलर ये सब तो नहीं लिखना ना? हाँ पूरा लिखोगे ना, कौन सा इरेगुलर? मैम पूरा मतलब लिखोगे ना? पूरा पूरा ओके मैम, लिखोगे। ओके ओके मैम। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 लिखा था उसमें, क्या लिखा है देखना। मैम फॉर फोर्थ इनर, हाँ हैज आई गॉट इट, लिखो। फॉर ट्रांजिशन द वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर आपको नहीं लिखना है तो ऐसे दिखा देना, द वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज irregular
effects of D and F electrons. ठीक है अंशुल?